हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का टॉपिक वो है फंजाई। ठीक है, तो फंजाई क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, जब मैं क्वेश्चन एनालाइज करता हूं प्रीवियस ईयर के, तो इस टॉपिक से हर साल लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये टॉपिक में बेटा काफी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। और एक एक समझ ये बनती है कि यार इससे एनसीईआरटी के बाहर क्या कुछ जा सकता है, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी के बाहर जाएगा। बहुत थोड़ा सा है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि ये लेक्चर आपके लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको देखकर आप एक क्वेश्चन का बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ के साथ आपको सारा कुछ मैं प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूं। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो आप रेडी हैं क्या लेक्चर पढ़ने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो एक बार फटाफट से अपने पास एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th की, और साथ के साथ अपने जो लेक्चर के नोट्स बनाने के लिए नोट्स का रजिस्टर उसको रख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको हमारे साथ पूरी मेहनत से मतलब नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, ताकि आप सारे तरह के क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। हमने बेटा टॉपिक लिखा है फंजाई। ठीक है, और फंजाई टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है। मैंने आपको मोनेरा पढ़ा दिया और प्रोटिस्टा पढ़ा दिया है। 2 लेक्चर में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम फंजाई के बारे में जानेंगे क्या है। पर चीजों को समझने से पहले क्या हम एक बार ये वाली किंगडम क्लासिफिकेशन पे नजर ना मारें? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हो, तो आपको टॉपिक समझ कैसे आए, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, उसका आधार हमें बनाना चाहिए। ठीक है सर, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज टॉपिक हेडिंग डाल लो फंजाई। तो मैंने आपको यह पढ़ाया था कि जो एक साइंटिस्ट थे RH व्हीटेकर, अभी मैंने पूरा टॉपिक वो पढ़ाया नहीं है, RH व्हीटेकर की क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे RH व्हीटेकर, उन्होंने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उन्होंने सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। सही है, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। पहली किंगडम हमारे पास मोनेरा थी, दूसरी किंगडम प्रोटिस्टा थी, तीसरी किंगडम फंजाई थी, फोर्थ प्लांटेई थी, फिफ्थ एनिमिलिया थी। एनसीईआरटी ने क्लास 11th में जो चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में पढ़ाया है। प्लांट किंगडम के लिए अलग चैप्टर है, एनिमल किंगडम के लिए अलग चैप्टर है। हमने क्या किया था, पहले लेक्चर में मोनेरा के बारे में पढ़ा था। अगर आप मोनेरा के बारे में कुछ बेसिक बातें याद रख पाए तो वो ये थी कि मोनेरा जो सेल होता है, मोनेरा जो किंगडम है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब यह हुआ कि उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये सारे के सारे सिंगल सेल के होते, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं ये सारे के सारे मोनेरा। इसमें आपका साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, इनका साइज छोटा होता है, इनकी शेप होती है, वो सारी चीजें पढ़ी थी। फिर मैंने आपको प्रोटिस्टा पढ़ाया था। प्रोटिस्टा में मैंने ये पढ़ाया था कि पहली बार वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रॉपरली बना हुआ न्यूक्लियस मेरे पास प्रोटिस्टा में आया। प्रोटिस्टा जो थे उसके सारे सेल यूकैरियोटिक थे, पर सारा का सारा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, मतलब कोई भी प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर नहीं है। इसके हमने कुछ ग्रुप पढ़े थे, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, डाइएटम, ये सारे ग्रुप पढ़े थे। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि यार मोनेरा जो था उसमें प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियोइड है, और साथ के साथ वो सिंगल सेल के होते हैं। फिर यूकैरियोटिक और ये यूनिसेलुलर है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है, पर होते ये भी सिंगल सेल के। इसका मतलब ये है कि फंजाई पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है। तो फंजाई हमारे पास पहला ऐसा ग्रुप है जो मल्टी सेलुलर है, पहला ऐसा ग्रुप है जो मल्टी सेलुलर है। उसके साथ साथ ये भी यूकैरियोटिक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास फंजाई पहली ऐसी किंगडम है जो मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक है। मतलब
वो किंगडम है जिसमें कई सारे सेल एक साथ होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं मतलब एक से ज्यादा सेल के ऑर्गेनिज्म, पर सारे सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या ये दिमाग में बैठ रहा है? तो चलिए आज की जो जर्नी है ना बेटा, वो फंजाई के अराउंड चलेगी। आज हम फंजाई के अराउंड बात करने वाले हैं। फंजाई है क्या, आज आपको फील कराते हैं। मेरा ये मानना है कि दो ऐसी किंगडम है जिसका हम पर बहुत एहसान है। ये क्या बात हुई सर? मेरी बात समझ बेटा, सच बोल रहा हूं। ऐसी दो किंगडम है, जैसे मान लो कोई एनिमल है, कोई एनिमल अगर बाहर मिट्टी में मरा रह गया तो वो लाखों करोड़ों सालों तक वहीं पर पड़ा रहेगा अगर कोई उसे डीकंपोज ना करे। उस एनिमल और प्लांट ने अर्थ से कभी ना कभी कुछ लिया था। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसने अर्थ से सारी चीजें ली और वो प्लांट मरकर सॉइल में पड़ा हुआ है। तो उस प्लांट के अंदर वो सारी अर्थ की चीजें हैं, लेकिन वो उसमें स्टोर हो गई, वेस्ट हो गई, एक तरीके से वो तो मर गया है। तो दो किंगडम ऐसी हैं, एक मेरे पास मोनेरा और एक मेरे पास फंजाई। इन किंगडम में मेनली वो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो लोग मिलते हैं जो मरी हुई चीजों को डीकंपोज करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इनका यार एहसान बहुत है अपने पे, है ना। तो मोनेरा और जो फंजाई है ना, ये वो किंगडम है जो हम पे इतना एहसान करते हैं कि मरी हुई चीजों को डीकंपोज करके वापसी मिट्टी में पहुंचाते हैं ताकि वो साइकिल चलती रहे, प्लांट दोबारा मिट्टी से वो मिनरल्स ले सके। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं तो चीजें मरकर इकट्ठी होती जाएंगी तो अर्थ ही खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं जिसको प्लांट यूज कर सके। अरे तो बहुत शानदार एहसान है। तो आपने क्या करना है, आज इस फंजाई के बारे में जानना है। फंजाई होता क्या है? हम आसानी से बोल देते हैं फंगस लग गया, लेकिन ये जानने का भी तो मन करे हमारा कि यार फंगस है क्या। सही है, तो बिल्कुल पढ़ने वाले हैं फंगस के बारे में। तो सबसे पहले हमने लिखा है फंजाई। फंजाई इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डीकंपोजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डीकंपोजर है। डीकंपोजर का क्या मतलब होता है? जो चीजों को डीके करता है, जो डेड चीजों को ब्रेक डाउन करता है, जो डेड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डीकंपोजर है। क्लियर है कि नहीं? वो फंजाई है। और अगर मैं बताऊं आपको फंजाई देखने में कैसा होता है, ऐसा धागे होते हैं सिर्फ। अगर आप ध्यान से देखो फंजाई क्या होता है, धागा होता है सिर्फ। क्या होता है? धागा होता है, सिर्फ धागे होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ रेशे हैं, वो फंजाई है। तो फंजाई एक्चुअल में क्या काम करते हैं बेटा? वो अपने सेल में से एंजाइम निकालकर चीजों का ब्रेक डाउन करते हैं, ये उनका मेन फंक्शन है नेचर में। इसलिए फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट। और फंजाई दिखते कैसे? धागे जैसे दिखते हैं। जैसे मान लो ये डेड चीज है, तो डेड चीज पर वो एंजाइम रिलीज करते हैं ऐसे, और उसको क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं, ये काम करते हैं। तो हमारा मन जरूर कर रहा है कि यार फंजाई के बारे में और जाने। अभी तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार फंजाई जो है ना, वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ धागे हैं, जो क्या है, सिर्फ धागे हैं, थ्रेड है। आ रही है बात समझ में? सिर्फ धागे हैं, थ्रेड है कि नहीं? बताइए, जल्दी बोलिए। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें फंजाई की, तो जनरल फीचर में ये मेरे पास एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, जो दूसरों पे डिपेंड करता है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात, इनके अंदर सारे सेल यूकैरियोटिक है, मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तीसरी चीज, ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या है, हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब क्या होगा बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो अकेला होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है तो वो टिश्यू बनाता है। टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे अंदर ऑर्गन स्टमक है, हमारे अंदर ये एपिथेलियल टिश्यू है। पर क्या फंजाई भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाती है? नहीं, उसके अंदर हमारे पास लूज टिश्यू होते हैं। मतलब वो मल्टी सेलुलर तो है, पर हमारे पास ऑर्गन फंजाई में नहीं होते। ऑर्गन
सिस्टम फंजाई में नहीं बनता। तो फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, उसमें लूज टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? लूज टिश्यू होते हैं। क्लियर है? और फंजाई इतनी स्पेशल है, जब आप उसके बारे में बात करोगे तो फंजाई इतनी स्पेशल है, आपको मैं बताता हूं, आपके आसपास इसका बहुत रोल है, अपने अराउंड आप देखोगे। पर बेसिक पॉइंट क्या है, फंजाई जो है बेटा, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, उसमें लूज टिश्यू होते हैं। आपके आसपास सब जगह फंजाई दिखेगा। जैसे अगर मैं कहूं आपके आसपास कहां दिखेगा फंजाई, एग्जांपल ऑफ फंजाई की बात कर लेते हैं। तो सर एग्जांपल ऑफ फंजाई में जो ब्रेड के ऊपर माउल्ड है, जो ब्रेड है ना उसके ऊपर भी फंगस लगता है। जो रॉटन फ्रूट है, रॉटन क्या होता है? खराब होता हुआ फ्रूट, उसमें भी फंजाई है हमारे पास। आपने सुना है मशरूम खाते हैं हम, वो एक फंजाई है। एक पॉइजनस बेटा मशरूम टाइप से होता है, उसे कहते हैं टोड स्टूल, वो भी फंजाई होता है। उसके अलावा आप क्या करोगे, मान लो सरसों की लीफ है, इस सरसों की लीफ पर ऐसे सर्कुलर, ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर टाइप से बन जाता है, डिजीज होती है, वो भी फंगस की वजह से होती है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं व्हाइट स्पॉट, किस पे? मस्टर्ड पे। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, वो भी क्या है? वो भी क्या है हमारे पास? फंजाई है। कई बार क्या होता है, गेहूं के पौधे में, गेहूं जो वीट होता है ना, उस पे क्या होता है, ब्राउन कलर का रस्ट लग जाता है। तो रस्ट जो होता है, रस्ट इज ड्यू टू एक फंजाई होती है पक्सीनिया। क्या नाम होता है? पक्सीनिया, उसकी वजह से होती है। तो फंजाई हमारे आसपास बहुत रोल करती है। अल्कोहल बनाती है, ब्रेड बनाती है, बिस्किट बनाती है, एंटीबायोटिक बनाती है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक फंजाई ने बनाई है। काफी सारी फंजाई हम खाते हैं। पर फंजाई का अगर मैं आपसे बोलूं मेन रोल क्या है, वो नेचर में चीजों को तोड़ना उसका मेन रोल है। और फंजाई दिखती कैसी है? धागे जैसी। क्लियर है? तो हम फंजाई में पढ़ेंगे क्या? ये थोड़ी यही सब पढ़ेंगे, हम फंजाई में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंजाई कहां मिलती है। कोई भी टॉपिक ऐसे ही पढ़ना है, कहां मिलती है। दूसरा हम पढ़ेंगे फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा। सर आप बोल रहे हो कि धागे हैं, थोड़ा बताओ तो सही उसके बारे में, स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा हम बात करने वाले हैं बेटा फंजाई का हमारे पास न्यूट्रिशन कैसा है, किस तरीके से वो खाना खाती है, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और क्या फंजाई सारी एक जैसी होती है या फंजाई के भी ग्रुप होते हैं अलग अलग टाइप के। दैट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। हम इन पर बात करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? सोचो पहले। हम टॉपिक ये पढ़ने वाले और पूरा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। क्लियर है? पूरा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो फंजाई के बारे में हमने बताया कि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, लूज टिश्यू होते हैं। हमारे आसपास ब्रेड माउल्ड, रॉटन फ्रूट पे फंजाई है, टोड स्टूल फंजाई है, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो फंजाई होती है। ठीक है, हम ये टॉपिक फंजाई में पढ़ेंगे कि फंजाई कहां मिलती है। सबसे पहले फंजाई कहां मिलती है जरा लिख देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हैबिटाट, फंजाई मिलती कहां है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? फंजाई मिलती कहां है। ठीक है सर, बढ़िया है। तो फंजाई मिलती कहां है बेटा? मैं अगर आपसे कहूं फंजाई कहां है, सर फंजाई कहां है, इसका क्या मतलब है? पेड़ पे मिलती है, जमीन पे फंजाई एक्चुअल में क्या होता है? फंजाई के छोटे छोटे स्पोर होते हैं। स्पोर क्या होते हैं? एक सिंगल सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें स्पोर कहते हैं। वो ऐसे हवा में कहीं सब जगह फैले हुए हैं। जहां भी किसी चीज पर गिरेंगे जो खाने की है या डेड है, उस पर वो ग्रो करके धागे बना देंगे। मतलब क्या होता है? फंजाई के ऐसे छोटे छोटे सिंगल सेल के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्पोर कहते हैं। अगर वो कहीं पर गिरते हैं तो ऐसे धागे बना देते हैं फंजाई के, इस तरीके के धागे बना देते हैं। तो फंजाई है सब जगह, पर फंजाई अगर सब जगह है तो मैं लिख तो सकता नहीं। सब जगह के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सब जगह, एवरीवेयर। सही है, चलो यहां मिल गई। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सब जगह तो मिलती है, क्या सब जगह वो स्पोर उसके धागे बनाते हैं? नहीं, मुझे उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। मुझे उसके लिए चाहिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, गर्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए फंजाई के लिए।
और वो कहीं भी ग्रो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बस उसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम में आपको बताता हूं, वार्म मतलब गर्म और मॉइस्चर, ये दोनों चीजें चाहिए। जैसे आपने क्या किया था, कभी स्कूल में देखा होगा, आप लंच लेके जाते थे, 2 दिन लंच बॉक्स जो है बैग में रह गया, उसमें फंगस लग जाती थी क्योंकि बैग बंद रह गया। वो अपनी क्या सी थी, थोड़ी गर्मी की कंडीशन थी और वहां मॉइस्चर था क्योंकि बंद था, उस वजह से रोटी में लगा ना, उस वजह से उसमें फंगस ग्रो कर गया, क्योंकि स्पोर तो हवा में उड़े थे, वहां पे गिरे ही होंगे। आ रही है बात समझ? तो हमने कंडीशन लिखी है वार्म और ह्यूमिड। बस क्या होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए फंजाई के स्पोर जर्मिनेट नहीं करते। स्पोर जर्मिनेट का क्या मतलब है, स्पोर से फंजाई के ये थ्रेड बनाना। क्लियर है? ये हो गया हैबिटाट। तो फंजाई सब जगह है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में मिलती है। आगे की बात करते हैं। आगे हमारा मन है जरा एक बार फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा, फंजाई एक बहुत यूनिक सी किंगडम है। किसकी? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की एक यूनिक सी किंगडम है। सही है सर, बढ़िया है, बात तो ठीक कह रहे हो आप। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, वो काफी डाइवर्सिटी दिखाता है। डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? कौन बताएगा? मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा वो क्या दिखाते हैं, डाइवर्सिटी दिखाते हैं। एंड डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, खाने को लेके काफी डाइवर्सिटी दिखाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि फंजाई एग्जैक्टली है क्या। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था अगर आप फंजाई को ध्यान से देखोगे तो वो इस तरीके के दिखेंगे, ऐसे धागे जैसे, इस तरीके से धागे जैसे दिखते हैं। देख बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, ये ऐसे दिखते हैं फंजाई, फंजाई ऐसे दिखती है। ये हमारे पास क्या होता है, इस सिंगल थ्रेड को हम बोलते हैं हाइफे। हाइफे क्या है बेटा? थ्रेड है। क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फंजाई में ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हाइफे बोलते हैं। अब हाइफे क्या करता है, हाइफे क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। हाइफे ने क्या किया, ऐसे नेटवर्क बना दिया। नेटवर्क मतलब बहुत सारे हाइफे आपस में जुड़ गए और उसने एक नेटवर्क बना दिया। तो मैंने यहां पर क्या लिखा सुनना भाई, इस सिंगल को हाइफे कह रहे हैं, मैंने क्या करा, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया माइसीलियम। व्हाट इज माइसीलियम? ये नेटवर्क ऑफ हाइफे है। क्या है ये? नेटवर्क ऑफ हाइफे है। हाइफे का नेटवर्क को हम कह रहे हैं माइसीलियम। क्या बोल रहे हैं? माइसीलियम बोल रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या बात बोली सुनो, हमने बोला हाइफे जो है वो धागे जैसे स्ट्रक्चर है। माइसीलियम क्या है? वो नेटवर्क ऑफ हाइफे, मतलब बहुत सारे हाइफे मिलके माइसीलियम बना रहे हैं। और ये हाइफे दिखते कैसे हैं जरा समझो। व्हाट इज हाइफे? हाइफे क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि फंजाई क्या है, ये धागे जैसी होती है, उसे हाइफे कहते हैं। हाइफे इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये हाइफे माइसीलियम क्या चल रहा है? सुन सुन सुन, मैंने तेरे को क्या बोला था, फंजाई धागे जैसी होती है। कैसी होती है? धागे जैसी। ये धागे कई सेल्स के बने, इन्हें हाइफे कहते हैं। तो हाइफे क्या होगा बेटा? हाइफे क्या होगा? सबसे पहले फिलामेंट लाइक, फिलामेंट मतलब धागे जैसा, फिलामेंट लाइक स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, है ना, लॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसमें कई सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा कि ये हाइफे है, ये हाइफे है, ये मेरे पास हाइफे, ये पतला है, ठीक है, इसमें मेरे पास ऐसे कई सेल्स बने हुए हैं, ये कई सेल्स बने हुए हैं, और इसमें मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये एक हाइफे है। ये क्या है? एक हाइफे। ऐसे कई हाइफे होते हैं।
अब हमने क्या किया, ध्यान सुनेंगे बेटा, तो हाइफे कैसे होते हैं, फिलामेंट जैसे होते हैं। फिलामेंट के लिए हम लिखते हैं फिलामेंटस। क्या लिखते हैं, फिलामेंटस। तो सर एक बार इसको फिर बताओ, देख इधर, इधर देखियो। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला फंजाई। फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, कई सेल्स होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट जो हम खमीर कहते हैं जिसे, ईस्ट जो बिस्किट में डालते हैं, वो यूनिसेलुलर फंजाई है। इसको छोड़ के सारी फंजाई हम मल्टी सेलुलर में काउंट करते हैं। तो फंजाई जो है ना मेरे पास मल्टी सेलुलर है, और वो क्या बोलती है, इट फॉर्म आ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइफे बोलेंगे, नोन एज हाइफे। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर, इनको हमने हाइफे बोल दिया, सही है। तो हाइफे कैसा हो गया, फिलामेंट जैसा हो गया। और कैसा हो गया, पतला हो गया। पतला के लिए वर्ड है स्लेंडर, थ्रेड लाइक हो गया। अब हमने देखा कि यार जो ये हाइफे है ना, ये हाइफे, इन हाइफे की भी टाइप मिलती है। सर टाइप क्या होती है, हाइफे भी दो टाइप के होते हैं। हाइफे भी दो टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप ऑफ हाइफे मिलते हैं हमारे पास, दो टाइप ऑफ हाइफे मिलते हैं। पहला हाइफे इस तरीके का होता है, ऐसा, जिसमें आपको ऐसे न्यूक्लियस दिख जाएंगे बीच बीच में, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखेगी कि यार इनके बीच में, ऐसे न्यूक्लियस के बीच में कोई दीवार नहीं है ना, दीवार नहीं है। दूसरा हाइफे हमारा ऐसा होता है, ये देखो जरा, ये धागे हैं, ये देखो, ये ऐसे दीवार है, इनके बीच में वॉल है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो हाइफे है, इसमें ये जो दीवार है, ये चीज क्या है सर, ये न्यूक्लियस है। इसका मतलब ये एक सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बीच में ये जो दीवार है, इसको सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टा। सेप्टा यहां पर क्या है, वॉल है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर सेप्टा नहीं है, तो इस हाइफे को कहते हैं एसेप्टेट, एसेप्टेट हाइफे। ऐसा हाइफे जिसमें सेप्टा नहीं है। ए वर्ड का मतलब होता है विदाउट, विदाउट सेप्टा। और यहां पर अगर आप देखोगे, ये एक कंटीन्यूअस ट्यूब जैसा है। कैसा है, कंटीन्यूअस ट्यूब लाइक है, और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट दिख रहे हैं, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रहे हैं। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सीनोसिटिक। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सीनोसिटिक। तो आपको यह बोला जाएगा कि भाई हाइफे दो तरह के होते हैं, पहला हाइफे एसेप्टेट और दूसरा हाइफे होता है सेप्टेट टाइप का। हाइफे ही इकट्ठा होकर माइसीलियम बनाते हैं, ये सेप्टेट हो गया। सेप्टेट में क्या होगा बेटा, सेप्टा प्रेजेंट होगा, सेप्टा मतलब वॉल प्रेजेंट होगी, और ये कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, ब्रांच हो सकते हैं। ब्रांच समझ में आता है, ये देख, ये देख, इस धागे पर ये वाला धागा है, सॉरी ये पूरे पर ये ब्रांच है। तो सेप्टेट हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, ये एसेप्टेट होते हैं। यहां तक क्लियर है। फंजाई सोच पा रहे हो सर, फंजाई धागे के बने हुए हैं। धागे को हम क्या वर्ड देते हैं, हाइफी। हाइफी दो तरह के होते हैं, एक जिनके अंदर वॉल नहीं होती न्यूक्लियस के बीच में, उन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड सीनोसिटिक बोलते हैं। सीनोसिटिक शब्द का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, एसेप्टेड मतलब वॉल नहीं है। दूसरा मेरे पास सेप्टेड हाइफे होते हैं। जो सेप्टेड हाइफे होते हैं ना, सेप्टेड हाइफे जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे देखो, मेरी बात समझना। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में सवाल उठता है कि यार क्या एक ही फंजाई में ये दोनों तरह के हाइफे हो सकते हैं? नहीं। अगर फंजाई ए है
उसके अंदर या तो सेप्टेट हाइफे होंगे या ए सेप्टेट हाइफे होंगे। अब आ जाओ, अब देखो, दिस इज हाइफे। कैसा हाइफे है? कैसा हाइफे है? कैसा भी हो सकता है, या तो सेप्टेट वाला होगा या ए सेप्टेट होगा। सही है सर, कोई डाउट नहीं इसमें। हम बात कर रहे हैं हाइफे की, आगे की कहानी। अब ये हाइफे जो है ना, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे ऐसे, एक नेटवर्क बना लेंगे, इस तरीके का नेटवर्क या ग्रुप बना लेंगे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है? काफी सारे हाइफे, एन लिख दिया मैंने, काफी सारे के लिए वर्ड लिख दिया एन, और वैसे भी मैं इसको नेटवर्क ऑफ हाइफे कह सकता हूं। अच्छा, इसका मतलब आप फंजाई को ऐसे देखते हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई डेड चीज है, ये हमारे पास कोई डेड चीज है, सुनना ध्यान से। ये मेरे पास कोई डेड चीज है, डेड है। अब इस डेड पर, ये जो मेरे पास डेड है ना बेटा, ये जो मेरे पास डेड है, इस डेड पर हमारे पास ये हाइफे, माइसीलियम कह रहे हैं जिसे, ये इस तरीके से ग्रो करके इसको डाइजेस्ट करती है। तो ये नॉर्मली फंजाई ऐसे ग्रो करती है। लेकिन क्या होता है, कुछ स्पेशल केसेस में ये नॉर्मली ऐसे ग्रो करती है नीचे। मतलब ये ऐसे क्यों ग्रो कर रही है, मेरी बात सुनो, ये ऐसे क्यों फैलती है? क्योंकि मरी हुई चीज पर जितने ज्यादा हाइफे होंगे उतना उसको तोड़कर एब्जॉर्ब करेंगे। तो माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क, जाल बन जाता है हाइफे का, और वो मरी हुई डेड चीज पर, ब्रेड पर या किसी खराब फ्रूट पर ऐसे जाल बन जाता है, उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम दो तरह का होता है, कैसे जो बन गया। दूसरा क्या होता है, कई बार कुछ हाइफे ऐसे ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से इकट्ठे नेटवर्क बना के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। इसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फ्रूटिंग बॉडी किसका बना हुआ है, ये भी हाइफे का बना हुआ है। अब इसका नाम फ्रूटिंग बॉडी क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है फ्रूटिंग बॉडी? जैसा कि नाम वैसा काम, ये फ्रूट बनाएगा। सर फंजाई में फ्रूट कैसे लगते हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हो? नहीं बेटा, फ्रूट नहीं बनाएगा। सुन, ये क्या करेगा, ये हाइफे क्या करते हैं, ये वाले, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंगल सेल के स्पोर ये बनाते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंजाई कैसे है, क्या फंजाई एग्जैक्टली। ये मरी हुई चीज है, इस पर ये धागे हैं जो बड़े होते चले जा रहे हैं, इस पे पूरे पे फैल गए, एंजाइम रिलीज करके उसको तोड़कर उसको खा रहे हैं, धागे बढ़ते जा रहे हैं। मान लो ये मरी हुई चीज खत्म हो गई, अब कहां जाएंगे हाइफे? तो हाइफे क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। वहां से सिंगल सेल के स्पोर बनाते हैं, वो उड़कर नई जगह जाते हैं, हवा में रहते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, नए खाने के सोर्स पर जाते हैं। तो इससे आपको समझ में आया कि नॉर्मली माइसीलियम किस पे स्प्रेड होता है? स्प्रेड ओवर फूड, वहां स्प्रेड होता है। बट माइसीलियम, जो माइसीलियम है ये हमारे पास कैन फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना सकता है? फ्रूटिंग बॉडी बना सकता है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी एक तरह का एरियल मतलब हवा का माइसीलियम होता है, जो क्या करता है, जो स्पोर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? स्पोर बनाता है। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। तो अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है कि फंजाई एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो वार्म और ह्यूमिड कंडीशन पे सब जगह मिल जाता है, लेकिन गर्म कंडीशन चाहिए, रेफ्रिजरेटर में ग्रो नहीं कर सकता। फंजाई के जो धागे होते हैं उन्हें हाइफे कहते हैं। बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम में कुछ हाइफे कई बार ऊपर ऐसे सीधे ग्रो करते हैं, हवा की तरफ, ऊपर की तरफ, उसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी क्या बना सकते हैं? स्पोर बना सकते हैं। तो ये एक आइडिया लग रहा है कि फंजाई का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार जरा इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। उनकी डाइवर्सिटी है उनके स्ट्रक्चर में, क्योंकि धागे है ना, कुछ भी बना सकते हैं। हैबिटाट मतलब क्या है? कहां मिलते हैं? बहुत सारी जगह, ठीक है।
कहां मिल जाएंगे? मॉइस्ट ब्रेड पे, खराब होते फ्रूट पे, मशरूम जो खाते हो, टोडस्टूल एक पॉइजनस मशरूम होता है, सही है, जो व्हाइट स्पॉट दिखते हैं सरसों की लीफ पे, मस्टर्ड पे, ठीक है। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट, वो क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है और ब्रेड बनाता है। कुछ डिजीज कॉज करती है, वो हम करेंगे, जैसे रस्ट करने वाला पक्सीनिया, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो सोर्स है फूड का, देखो फंजाई पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाती है, क्या लिखा है? कोस्मोपॉलिटन, मतलब बहुत सारी जगह मिलती है। दे प्रेफर टू ग्रो वार्म और ह्यूमिड, पढ़ा है, लिखा है हमने नोट्स में, हाँ यस सर, ठीक है। और आप समझ सकते हो कि हम रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों रखते हैं, ताकि फंजाई और बैक्टीरिया यही दोनों हैं जो किसी भी चीज को खराब कर सकते हैं या मरी हुई चीज को डीकंपोज कर सकते हैं, इनसे बचाने के लिए, सही है। अब हम देखेंगे कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एनसीईआरटी क्या कहती है? हमने कहा था सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे हैबिटाट और फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। तो फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनसीईआरटी कहती है विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, अगर हम ईस्ट को छोड़ दें जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, फंजाई आर फिलामेंटस, हमने बताया ना धागे हैं, फिलामेंटस है, ठीक है, और उसमें पतले लॉन्ग स्लेंडर धागे हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। हाइफे दो तरह के होते हैं, ट्यूब लाइक कॉन्टिन्यूस जिसमें सेप्टा नहीं होता, उन्हें सीनोसिटिक हाइफे कहते हैं, एसेप्टेड। अदर हमारे पास सेप्टेड और उनमें क्रॉस वॉल होती है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं? और अगर मैं सेल की डिटेल बताऊं, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, फंजाई के सेल की डिटेल भी तो पता होनी चाहिए। तो आपको लास्ट यहां पर यह याद रखना है कि जो फंजाई का सेल होता है उसमें हमारे पास काइटिन होता है। क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है। काइटिन किसमें? सेल वॉल में। हाँ भाई, प्लांट में क्या होता है सर? सेलुलोज। बैक्टीरिया में क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकेन। फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन। उसके अलावा उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अच्छा, प्लांट में क्या स्टोर होता है सर? स्टार्च। और फंजाई के सेल में हम क्या स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। सर ये टॉपिक अचानक से कहां से आ गया? मेरी बात सुन, देख, हमने पढ़ा ये हाइफे है, ये इसकी क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कह रहे हो, ये इसका न्यूक्लियस है। हम क्या चाह रहे हैं कि क्यों ना इस इंडिविजुअल सेल के बारे में भी आपको बता दें कि जो सेल वॉल है यहां पर वो काइटिन की बनी है। किसकी बनी है? काइटिन की। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ये, और यहां पर ग्लाइकोजन का क्या होता है? स्टोरेज होता है। ये है फंजाई के सेल की डिटेल। अब यहां से आगे जाएंगे। आगे कहां जाएंगे? हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर और हैबिटाट, मतलब कहां मिलता है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में सब जगह मिल सकता है, सही है? बोलो जल्दी से बेटा, सब जगह मिल सकता है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, एक सेकंड दे दो मुझे। एक सेकंड दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है सर, आपने कहा था कि टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे? भाई देखो, ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कहां मिलते हैं? स्ट्रक्चर है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं न्यूट्रिशन क्या है। सर अभी तो लिखा आपने हेट्रोट्रॉफिक है, पर हेट्रोट्रॉफिक की भी तो टाइप होती है। अगर आपको याद हो, मोनेरा में मैंने 6 टाइप का न्यूट्रिशन बताया था। 3 ऑटोट्रॉफिक में, कौन सा? ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजनिक मतलब बिना ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस, और कीमोट्रॉफिक। इन तीनों में से कोई फंजाई में होगा नहीं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक की टाइप थी। फंजाई में जो न्यूट्रिशन होगा वो हेट्रोट्रॉफिक होगा। कौन सा होगा? हेट्रोट्रॉफिक होगा। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फंजाई में है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फंजाई में है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे, टॉपिक को हेडिंग लिखेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। आपको पता होना चाहिए कि मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिलता है, प्रोटिस्टा में भी दोनों मिलता है। फंजाई में सिर्फ
हेट्रोट्रॉफिक मिलता है। क्या मिलता है? हेट्रोट्रॉफिक। यदि आपको हेट्रोट्रॉफिक का रियल मीनिंग पता है तो पहले सुनो, मेरी बात सुनना। अगर कोई बाहर से CO2 लेकर अपने अंदर ग्लूकोज बनाए वो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिक चीज ले, हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है कि जो बाहर से आउटसाइड सेल क्या ले, ऑर्गेनिक, जैसे कि ग्लूकोज सब्सटेंस को ले, उसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। अपटेक करे उसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक की 3 टाइप है बेटा। हेट्रोट्रॉफिक की 3 टाइप मिलती है। 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फंजाई में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की 3 टाइप मिलती है फंजाई में। सबसे पहली मिलती है ए सैप्रोफिटिक, इसके बारे में बताऊंगा। बी पैरासिटिक और सी सिम्बायोटिक। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। देखो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैसे काम करता है उसको समझना। मेरे पास ये फंजाई का सेल है, ये हाइफे है, ठीक है। ये फंजाई का हाइफे है। मान लो मैंने सेप्टा बना दिया और यहां पर इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है सर? हाइफे है। अब क्या होता है, ये हमारे पास डेड चीज है कोई। ये क्या है? डेड चीज है। डेड, जो चीज डेड होती है उसको डिकंपोज करते हैं। डेड कैसी? ऑर्गेनिक, लिविंग चीज थी। डेड जो होगी वो क्या है? लिविंग है। सॉरी, डेड और लिविंग कैसे लिख सकते हैं? डेड मतलब ऑर्गेनिक है ना, कार्बन की बनी हुई। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं? बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं। बाहर क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम। एंजाइम इनको ब्रेक करता है। एंजाइम क्या करता है? इनको ब्रेक कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है छोटा छोटा चीज में, और ये वाटर सोल्यूबल चीज बन जाती है। मतलब क्या होगा, फंजाई अपना एंजाइम बाहर रिलीज करती है, डेड चीज को ब्रेक करती है, और जो चीज ब्रेक करके बनती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, ऑर्गेनिक, उसको फंजाई एब्जॉर्ब करता है। तो ये वाटर सोल्यूबल कैसी चीज है? ऑर्गेनिक, जो डाइजेशन के बाद बनी है, उसको फंजाई एब्जॉर्ब, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है डेड चीज। तो सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि फंजाई के जो हाइफे हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं आउटसाइड, ठीक है। एंजाइम रिलीज करते हैं आउटसाइड। उसके बाद क्या होता है, वो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम ब्रेक करेगा किसको? ब्रेक डेड ऑर्गेनिज्म को। किसमें? डेड ऑर्गेनिज्म किसमें? इनटू, वो क्या करेगा बेटा? डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक करेगा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में। यहां तक समझ में आ रही है? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में ब्रेक करेगा। मेरी बात समझना ध्यान से। मेरे पास ये जो चीज है, ये डेड ऑर्गेनिज्म है। एंजाइम ने इसको तोड़ दिया किसमें? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड या ऑर्गेनिक में। और क्या होगा? हाइफे इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। धीरे धीरे पूरी चीज ब्रेक करेगी, हाइफे इनको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और धीरे धीरे पूरी की पूरी चीज को एब्जॉर्ब करके वो खा जाएगा। तो ये तरीका है फंजाई का, मतलब सैप्रोफिटिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, यही होता है। यहां पर बच्चे क्या मिस करते हैं, सुनना। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करना है, उसको अपना एंजाइम सेल के बाहर फेंकना पड़ेगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर? यहां पर डाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है।
उससे जो भी चीज बन रही है वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। मान लो स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बन गया, सेलुलोज को तोड़ के ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक चीज को। और वो कौन कर रहा है? हाइफे कर रहा है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। आपको डेफिनेशन लिखा दी जाती है, दे ग्रो ऑन डेड एंड, मतलब समझो ना, डेड और ग्रो कैसे कर रहे हैं? खाकर। क्या खा रहे हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। सिंपल, कॉम्प्लेक्स? सिंपल। कॉम्प्लेक्स वाले को तोड़ने के लिए एंजाइम बाहर रिलीज किए। डन है। आ जाओ, नोट कर लो, पॉज करके फिर पैरासिटिक लिखते हैं। चलो पैरासिटिक समझते हैं। देखो बेटा, सेकंड हमारे पास है पैरासिटिक। व्हाट इज पैरासिटिक? फंजाई पैरासाइट की तरह का। व्हाट इज पैरासाइट? क्या होते हैं? देखो, पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर किसी मरी हुई चीज से एब्जॉर्ब करो ना, उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक। लेकिन अगर किसी जिंदा चीज से ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब करो, हेट्रोट्रॉफी का मीनिंग यही है, खाना एब्जॉर्ब करना है, तो उसे हम कहते हैं पैरासिटिक। तो फंजाई जो है, फंजाई कैन एक्ट पैरासाइट। किस पे भाई? पैरासाइट मतलब किसी पर करेगा ना। किस पे? प्लांट पर भी और एनिमल पे भी। प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये कैसे होने चाहिए? लिविंग। उन पे काम करता है वो अपने हाइफे की मदद से। क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ हाइफे ऐसा करता है। कुछ ऐसे स्पेशल हाइफे होते हैं, ऐसा कर लेता है, ऐसा वो करता है, एब्जॉर्ब फूड। सही है, ठीक है। तीसरे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसे सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है? सिम्बायोटिक में क्या होता है सुनना। सिम्बायोटिक में मतलब होता है कि दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म साथ आए और एक दूसरे की मदद करें। ऑर्गेनिज्म का मतलब हो सकता है कि एल्गी और फंजाई साथ आ जाएं, एक दूसरे की मदद करें सरवाइव करने में, न्यूट्रिशन लेने में, जिंदा रहने में। उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो फंजाई क्या करती है बेटा? फंजाई कैन एसोसिएट विद सम ऑर्गेनिजम्स। जैसे, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास लाइकन। लाइकन क्या होता है? लाइकन आपने सुना है पहाड़ों पर मिलते हैं। लाइकन होता क्या है? लाइकन क्या होता है बेटा? हमारे पास लाइकन क्या होता है? इस तरीके से फंजाई के धागे होते हैं, ऐसे इस तरीके से फंजाई के धागे होते हैं। उन धागों के बीच में कुछ एल्गी के सेल्स होते हैं। ये उन धागों के बीच में ये कुछ एल्गी के सेल्स हैं। ये क्या है? एल्गी के सेल्स हैं। एल्गी और फंजाई साथ मिलकर रह रही है। तो लाइकन क्या होता है बेटा? हमारे पास ये फंजाई के हाइफे हैं, फंगल हाइफे हैं, और उसके साथ में ये एल्गी के सेल्स हैं। एल्गी के सेल्स हैं। एल्गी के सेल्स क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंजाई का काम क्या होता है? इनका रोल क्या है? ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी और मिनरल, वाटर एंड मिनरल, ये इनका रोल है। तो इसमें मेरे पास बेटा, इसमें मेरे पास आपको समझना पड़ेगा, पानी और मिनरल कौन एब्जॉर्ब करके देता है? फंजाई। और वो किसको दे देता है? इस एल्गी को दे देता है। और वो क्या करते हैं? फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो लाइकन में क्या होता है बेटा? दो अलग अलग स्पीशीज, दोनों का काम क्या ऐसा है? अलग अलग है, और वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। रीजन क्या, मैं बताता हूं। अगर एल्गी अलग रहेगी तो उसे पानी में रहना पड़ेगा। हुआ क्या था कि पहली बार एल्गी जो पानी में रहती थी, उसने सोचा, क्योंकि पानी में रहती है उसमें रूट्स वगैरह नहीं होते थे, वो डायरेक्ट पानी से मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती थी। लेकिन जब पहली बार उसने सोचा कि चलो जमीन पर चलते हैं, तो उसने कहा कि चलो क्यों ना फंजाई से दोस्ती करते हैं। तो फंजाई ने कहा कि पानी और मिनरल मैं एब्जॉर्ब करा दूंगा तुझे, तूने क्या करना है? सिर्फ फोटोसिंथेसिस करनी है। अब उस एसोसिएशन में ग्रोथ काफी धीरे होती है, पर एक दूसरे के बिना ये सरवाइव नहीं करते, और ये ऐसी जगह मिलते हैं जहां पोल्यूशन नहीं होते, जैसे कि हिली एरिया में। तो लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच में है? एल्गी और फंजाई के बीच में। हम लिखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब जुड़ना।
बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। और हमेशा याद रखना एल्गी सिंगल सेल की एल्गी होती है। अब उसमें एक और होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं माइकोरीजा। माइकोरीजा कहते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, सुनना ध्यान से, क्या होता है। हमने देखा है, ध्यान सुनेंगे बेटा, हमने ये देखा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये मान लो ये हमारे पास ये सॉइल है, ये हमारे पास प्लांट है, ट्री है, ये इनकी रूट्स है। इस तरीके से हमने देखा ये कुछ ऐसी मिट्टी होती है जिनमें मिनरल्स कम होते हैं, लेस मिनरल होते हैं, और थोड़ा उसमें पानी की भी कमी है। ऐसे मिट्टी में फंजाई के धागे रूट के चारों तरफ ऐसे लग जाते हैं, ऐसे। ये क्या है, ये रूट हेयर नहीं है, फंजाई के धागे हैं, फंजाई के थ्रेड है। तो मेरे पास ये जो फंजाई के हाइफे हैं, ये काम क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल। रूट नहीं कर पा रही है क्या, रूट भी तो करती थी, हाँ सर, फिर क्या फर्जी बात हो रही है, रूट करती थी पर सतह कम थी, सरफेस एरिया कम था। तो फंजाई क्या करती है, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया। क्या चीज का सरफेस एरिया, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का। उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोरीजा। तो माइकोरीजा किसी फंजाई का नाम नहीं है, ना किसी प्लांट का नाम है। माइकोरीजा एक एसोसिएशन, एक जुड़ाव का नाम है। एसोसिएशन है किसके बीच में, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड, अब देखो इस प्लांट में कहां है, रूट में है, स्टेम में है, या लीफ में है, रूट में है। एंड रूट ऑफ हाइयर प्लांट, रूट समझ में आ रहा है, हाइयर प्लांट का मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हाइयर प्लांट शब्द का क्या मतलब होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जैसे जिम्नोस्पर्म में कौन से ऐसे प्लांट हैं जो क्या करेंगे, जो क्या बनाते हैं, ये माइकोरीजा बनाते हैं, उनका नाम है पाइनस। पाइनस ये काम करता है। और एंजियोस्पर्म में कोई प्लांट होते हैं ऑर्किड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। हमने देखा है कि कुछ ऐसी सॉइल्स होती हैं जहां पानी और मिनरल कम होता है, तो रूट को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रूट ने फंजाई को बोला तू आजा मेरे लिए पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर, तो ये तो फ्री का काम हो गया। उसको क्या फायदा होगा फंजाई को, फंजाई क्या लेती है, फंजाई उससे कुछ चीजें मांगती है। फंजाई टेक शुगर, कहती खाना दो मुझे, एंड नाइट्रोजन भी मांगती, कहती नाइट्रोजन दो और खाना दो। नाइट्रोजन जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, ये दो चीजें मांगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तीन तरह का न्यूट्रिशन, तो फिर से रिवाइज करते हैं। फंजाई क्या, धागे हैं, कैसे, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में उसमें काफी डाइवर्सिटी मिलती है, सब जगह मिलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। फंजाई यूनिसेलुलर कौन सी है, मेरे पास ईस्ट, नहीं तो मोस्टली मल्टी सेलुलर धागे जैसे होते हैं। फंजाई के धागे को क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। हाइफे नेटवर्क बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। कुछ माइसीलियम हवा में ग्रो करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फंजाई के सेल हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड लेना, ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखना है कि फंजाई में क्या होता है ना बेटा, फंजाई में हमारे पास सेल वॉल में काइटिन होता है, उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वो स्टोरेज ग्लाइकोजन का करते हैं। फिर हमने कहा कि यार फंजाई का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक उसमें भी तीन। सबसे मेन उनका सैप्रोफिटिक होता है, मतलब मरी हुई चीज को ब्रेक करके सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करना। फिर मेरे पास पैरासिटिक होता है और एक मेरे पास सिम्बायोटिक होता है। एल्गी और फंजाई कहीं साथ मिलते हैं, उसे लाइकन कहते हैं। कुछ फंजाई जब रूट ऑफ हाइयर प्लांट पे होते हैं तो उसे माइकोरीजा कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोरीजा कहते हैं। क्लियर है। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया। अब हम यहां से आगे जाएंगे और आगे की बात करने वाले हैं। तो अपने ने जो बात कर ली है वो ये कर ली है कि हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक फंजाई होती है
सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब करेगी तो उसको हम बोलेंगे सैप्रोफाइट। एनिमल और प्लांट से खाना लेगी तो पैरासाइट। और सिम्बायोटिक की तरह मिल सकते हैं, एल्गी के साथ मिलेंगे तो लाइकन, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ मिलेंगे तो माइकोरिजा। तो अपने ने जो 3 टॉपिक की बात करी थी वो 3 हमने कर लिए। अभी कौन कौन से कर लिए? हमने हैबिटाट की बात कर ली, हमने स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको ये लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए। फंजाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपना संख्या नहीं बढ़ाएगी तो वो तो खत्म हो जाएगी कुछ टाइम में। तो फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करती है? फंजाई का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से नए डेड चीज पर पहुंचा जाए, उसको भी खाया जाए। तो फंजाई के रिप्रोडक्शन पे हम बात करते हैं। अगर आप में से आपको चीजें अगर ऐसी पता है, 9th में 10th में आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। एक जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे सेक्सुअल बोलते हैं, और एक जिसमें गैमेट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे एसेक्सुअल बोलते हैं। हमने देखा, काफी स्ट्रेंज बात है कि फंजाई धागे जैसी चीज है। हमने ये पाया कि फंजाई जो है वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। तो फंजाई जो है वो शो करती है, शो बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो करती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, क्लियर है? अब जरा समझना, ध्यान से समझना बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? किसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं उसके बारे में पता है कहीं? तो फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी 3 टाइप दे रखी है। एनसीईआरटी ने बोला है, भाई एक होगा हमारे पास या एनसीईआरटी क्या करती है, एसेक्सुअल में ही 2 बताती है। ध्यान से सुनो, या तो हम इसको 3 में तोड़ लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ है एनसीईआरटी ने इसको अलग तरीके से लिखा, तो चलो तोड़ते हैं। देखो फंजाई क्या करती है बेटा, जो रिप्रोडक्शन शो करती है वो कौन कौन सा शो करती है? एक करती है वेजिटेटिव, दूसरा करती है एसेक्सुअल। हायर क्लासेस में या जब हम प्लांट पढ़ेंगे तो ये लगभग सेम बात है, फंजाई के लिए अलग होती है पर वैसे सेम बात है। एंड वो क्या शो करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या शो करती है? सेक्सुअल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपको कह रहा हूं कि नॉर्मली आपको पढ़ाया जाता है रिप्रोडक्शन 2 तरह का है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। हां सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। फंजाई में क्या किया हमने, एसेक्सुअल को ही 2 अलग तरीके से लिखने की कोशिश करी है। एक हमने वेजिटेटिव लिखा और एक एसेक्सुअल ही लिख दिया। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में एक बेसिक डिफरेंस समझना मैं क्या बोलता हूं। जैसे मान लो ये फंजाई के धागे हैं, फंजाई के खूब सारे धागे हैं, वो धागे टूट गए और उनसे और फंजाई बन जाए। मान लो तो ये फंजाई के धागे, तुम इसके ऊपर से निकले, तुम्हारे पैर पड़ा, ये धागे टूट गए, पैर में लग गए, वो किसी दूसरी जगह गिर गए, वहां उसने और फंजाई बना ली। तो वो प्रॉपर तरीके से एसेक्सुअल होता नहीं। वो एसेक्सुअल किस वजह से है? एक पेरेंट से बना, पर उसमें क्या हो रहा है बेटा, कोई डिवीजन नहीं हो रही है, जैसे कोई किसी प्रकार की कोई सेल की डिवीजन नहीं हो रही है। तो हम यहां पर क्या पढ़ाने वाले हैं, हम ये पढ़ाएंगे कि वेजिटेटिव क्या होता है, फिर एसेक्सुअल को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है कि मेरे 2 हाथ हैं, या मेरे मान लो ऐसा है कि मेरे हाथ की एक उंगली से नया हाथ बन सकता? नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू होता है, मतलब हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उनमें आप एक स्पेशल चीज कर सकते हो जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, पूरा फोकस रखो। मैं ये कह रहा हूं जिन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल एल्गी, फंजाई, वहां पर टिश्यू होते हैं सिर्फ, उनको तोड़कर आप नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें आप क्या लिख रहे हो मैं बताता हूं। इसमें सबसे पहली टाइप होती है फ्रेगमेंटेशन। क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये माइसीलियम है, इस तरीके से ये माइसीलियम है, आप इसको तोड़कर, इसको ब्रेक कर कर और फंजाई बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, माइसीलियम या हाइफे को तोड़कर माइसीलियम और हाइफे कैन फॉर्म न्यू फंजाई। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात ये है, हमारे पास ये हाइफे है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। हमने क्या किया, इसको ऐसे पीस में तोड़ दिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इस तरीके से मैंने ऐसे तोड़ दिया। हर टुकड़ा एक नई फंजाई बना देगा। ये क्या कर सकता है, एक नई फंजाई में ग्रो कर सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि फंजाई में टिश्यू होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। क्लियर है। दूसरा हमारे पास हम लिखते हैं बडिंग, और एक और हम लिखते हैं फिजन। ये हमारे पास होता है ईस्ट में, ये दोनों, ये किस में होता है, दोनों ईस्ट में होता है। आपने पढ़ा था, आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा था कि जैसे ये ईस्ट है तो ये ऊपर एक छोटी बड बनाती है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ईस्ट डिवाइड करके ऐसे सेम साइज के दो बना देता है। तो अगर दो सेल, दोनों डॉटर, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो अब तो इसको बडिंग कहते हैं। लेकिन अगर दोनों, ये और ये दोनों सेम साइज के बने, इसको हम फिजन कहते हैं। ये भी किस में हो सकता है, ईस्ट में होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द फंजाई में, मैक्सिमम फंजाई में वेजिटेटिव यही वाला होता है, फ्रेगमेंटेशन। ये बडिंग और फिजन तो मैं किस में कराता हूं, ईस्ट में कराता हूं। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहां पर किसी प्रकार की कोई कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है। चीजें टूट कर नई फंजाई बना रही है, फ्रेगमेंटेशन ईस्ट से डिवाइड करके बनाते हैं बडिंग और फिजन, इसको भी इसी में रखते हैं। क्योंकि मैं आपको जो एसेक्सुअल बताऊंगा उसमें प्रॉपर तरीके से सेल डिवाइड होकर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है। तो हमने जब रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई की बात की तो हमने सबसे पहले बात की वेजिटेटिव, फिर बात करेंगे एसेक्सुअल, और फिर बात करेंगे हम सेक्सुअल की। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए, बोलो। क्लियर है, बताओ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आ जाओ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे होती है, इसमें पहले एक लाइन लिखूंगा, फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर। कैसे रिप्रोड्यूस करती है, स्पोर के थ्रू। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज स्पोर। आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज स्पोर। स्पोर आपको पता होना चाहिए, स्पोर क्या होता है। हमारे पास स्पोर क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल का ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, इसे स्पोर कहते हैं, गोल सा। स्पोर कितने सेल होते हैं, एक ही सेल होता है। कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। उसके अलावा ये नॉर्मली हैप्लॉइड होता है। ये नॉर्मली या जनरली हैप्लॉइड होता है, नॉर्मली हैप्लॉइड मतलब ये एन होता है।
स्पोर कैसा होता है? एन। आप में से बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास किसी डिप्लॉयड सेल की अगर आप माइटोसिस करोगे तो जो सेल बनेंगे वो डिप्लॉयड बनेंगे। दो हैप्लॉयड की माइटोसिस करोगे तो जो दो सेल बनेंगे वो हैप्लॉयड बनेंगे। तो स्पोर क्या होता है? स्पोर एक सिंगल सेल होता है और हैप्लॉयड होता है। और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होगी। देखिए कैसे, देखिए कैसे। हमारे पास ये इस तरीके से हाइफे होते हैं। यदि मैं किसी एक हाइफे को दिखाऊं, वो देखने में इस तरीके का हो सकता है, सेप्टेड टाइप का। ए सेप्टेड भी हो सकता है, सेप्टेड भी हो सकता है। ये मैंने किसी एक हाइफे को दिखाया है। होता क्या है, हाइफे अपने ऊपर, ये जैसे हाइफे हैं, ये जो हाइफे हैं ऐसे ग्रो करते करते एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। मतलब मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने कहा है ये हाइफे हैं, इन हाइफे में एक स्ट्रक्चर बनाया है जो हवा में ग्रो किया है, उसे फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाती है ऐसे स्ट्रक्चर, ये इन्हें स्पोर कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो, ध्यान से सुनना, समझना इस बात को। फंजाई के जो हाइफे होते हैं, हाइफे कैसे होते हैं? हाइफे इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एन होते हैं। सारे मोस्टली हाइफे मान लो एन होते हैं। तो अगर ये हाइफे एन है तो इस पर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी भी एन होगी, क्योंकि इसी की डिवीजन से बना है। मैंने यही तो बोला, अगर हैप्लॉइड की माइटोसिस करोगे तो हैप्लॉइड बनेगा। अगर ये हाइफे हैप्लॉइड हैं, हाइफे हैप्लॉइड हैं, तो इस हैप्लॉइड से हम ये स्पोर बनाएंगे जो भी हैप्लॉइड है। कैसे? हम ये समझेंगे कि हैप्लॉइड माइसीलियम होता है, मतलब उसके सारे हाइफे एन हैं। वो क्या बनाता है? गिव हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी। एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जिसमें सारे हाइफे एन है, और वो क्या देगा? गिव स्पोर बाई माइटोसिस। बहुत सारे स्पोर बनाएगा माइटोसिस से, तो जो स्पोर होंगे वो भी एन होंगे। और जैसे ही स्पोर को मौका मिलेगा वो कहीं पर गिरेगा, वो दोबारा से हाइफे बनाएगा। इसे कहते हैं कि स्पोर जो था, ये स्पोर था, इसने दोबारा हाइफे बना दिए। तो हाइफे कैसा है? एन। स्पोर था एन, तो इसने क्या की होगी? इसने माइटोसिस की होगी। तो स्पोर में माइटोसिस करके फिर हाइफे बना दिए। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा, सर जी आप कह रहे हो ये वेजिटेटिव अलग है। आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहां पे कुछ डिवीजन नहीं हो रही है, टूट के सीधे नई फंजाई बना रहा है, या ईस्ट बडिंग और फिजन करके करा, तो इसे वेजिटेटिव कह दिया। एसेक्सुअल तब बोलेंगे जब किसी तरह की हम यहां पर कह रहे हैं कि मतलब डिवीजन इन्वॉल्व हो। तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो मेरे पास माइसीलियम है, ये वाला हाइफे है, ये सारे हाइफे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब फंजाई एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हमारे सारे सेल डिप्लॉइड हैं। फंजाई एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसके सारे हाइफे हैप्लॉइड है। उस पर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, वो भी कैसी बनेगी? हैप्लॉइड। भाई किसी हैप्लॉइड सेल से आप हैप्लॉइड चीजें ही तो बनाओगे माइटोसिस करके। हाँ सर। उस फ्रूटिंग बॉडी पे जो स्पोर बने वो भी हैप्लॉइड है। वो उड़ के जाएंगे, कहीं गिरेंगे, फिर वो हाइफे बना देंगे। इस तरीके से ये हाइफे बनते गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें माइटोसिस इन्वॉल्व हो और मियोसिस कहीं भी इन्वॉल्व ना हो, वो एसेक्सुअली होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेल डिवाइड करता है लेकिन कहीं भी मियोसिस, फर्टिलाइजेशन ना इन्वॉल्व, वो एसेक्सुअल होती है। फंजाई में क्या होता है? ऐसे धागे होते हैं, अब वो धागे में अचानक से एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। जब आप किसी उसको देखते हो ना, आपने कभी खराब होती हुई रोटी देखोगे ना, कुछ ऐसे फूला फूला सा दिखता है। एक्चुअल में क्या है? वो फ्रूटिंग बॉडीज बनी हुई है। उन फ्रूटिंग बॉडी से जब स्पोर निकल के जाएंगे दूर दूर, वो स्पोर क्या करेंगे? वो स्पोर नए हाइफे बना देंगे।
और वो कैसे बनाएंगे? माइटोसिस से। क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया? हैप्लॉइड की माइटोसिस से हैप्लॉइड बनता है। क्लियर है? बोलिए, सही है कि नहीं? बताइए, आ गया समझ? नहीं आ गया? बताओ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? माइसीलियम है, उन पर फुटिंग बॉडी बनती है। कैसे बनी? माइटोसिस से। ये माइसीलियम कैसे थे? हैप्लॉइड। फुटिंग बॉडी एन, ये भी एन, ये भी एन, इनसे स्पोर बने एन, वो जाकर फिर नए माइसीलियम बना देंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये वेजिटेटिव से कैसे अलग है? यहां डिवीजन इन्वॉल्व है। कौन सी? माइटोसिस। क्या मियोसिस होगी? नहीं, मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको टाइप ऑफ स्पोर बताते हैं। आपको क्या बताते हैं? कुछ टाइप ऑफ स्पोर टाइप की चीज बताते हैं। टाइप ऑफ स्पोर का क्या मतलब है? हम क्या करेंगे बेटा, कुछ टर्म्स आपको सिखाएंगे। जैसे जैसे मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर का मीनिंग समझो। हमारे पास क्या होता है, आपको पता है मोटाइल का मतलब चलना। हमारे पास क्या होता है, कुछ फंजाई पानी में मिलती है, तो उनके स्पोर में इस तरीके से फ्लैजिला होता है। अगर फ्लैजिला है किसमें? स्पोर में, तो वो पानी में फ्लो करेगा, उसे मोटाइल कहते हैं। और नॉन मोटाइल का मतलब है ये फ्लैजिला नहीं है, नो फ्लैजिला। इसको अपन क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर बोलेंगे। ये वो फंजाई है जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं है। तो मोटाइल वो होता है जिसमें फ्लैजिला है, नॉन मोटाइल वो होता है जिसमें फ्लैजिला नहीं है। देखो, मोटाइल के लिए एक और शब्द होता है प्लेनो। प्लेनो मतलब ये, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, आप हमेशा याद रखो कि किसी भी सेल में अगर फ्लैजिला है वो मोटाइल है, वो सेल यहां पर स्पोर है जिसमें फ्लैजिला है, तो हम कहेंगे उसे मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर का एक और नाम होता है जू स्पोर। क्या नाम होता है? जू स्पोर नाम होता है। और अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन मोटाइल स्पोर। बट मोटाइल के लिए प्लेनो शब्द है, तो ए लगा देंगे, ए प्लेनोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल है। तो क्या ये चलेगा? नहीं भाई, मुझे बता, जिसमें फ्लैजिला नहीं है वो चलेगा नहीं। वो पानी से, मान लो पानी में है ये, अगर ये पानी में है तो पानी जिधर ले जाएगा उधर चला जाएगा, नहीं तो ये हवा से जाएगा, है ना। तो जू स्पोर कहां मिलते हैं? प्रेजेंट इन एक्वेटिक फंजाई। मेरी बात समझ में आ गई? एक्वेटिक फंजाई। अब जरा सुनना, एक और तरीके से स्पोर को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एंडो। एंडो का मतलब अंदर, जीनस मतलब बनना। एंडो का मतलब इनसाइड, जीनस का मतलब फॉर्मेशन। अब तुम इससे ये पता लगा दोगे कि एक्सो का क्या मतलब होगा? बाहर, जीनस मतलब बनना। अब जैसे क्या होता है, हमारे पास कुछ ये माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है, इस पर मेरे पास ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, ऐसे इस पर बन गई। फ्रूटिंग बॉडी पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे इस पर भी स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे। स्पोर एक कवर के अंदर बन रहे हैं, कवर के अंदर। तो जब कवर के अंदर स्पोर बनेंगे तो इसको हम कहेंगे एंडोजीनस। एंडोजीनस का क्या मतलब है कि फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनता है और वो एक कवर बनाता है। तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक कवर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? कवर लाइक स्ट्रक्चर। और स्पोर उसके अंदर बनेंगे। स्पोर क्या होगा? उसके अंदर बनेंगे, फॉर्म इनसाइड। स्पोर उसके अंदर बनेंगे, उसको हम कहेंगे एंडोजीनस। अब ये एक्सोजीनस क्या होता है? स्पोर डायरेक्टली ऐसे बाहर बन रहे हैं, इसको हम कहेंगे एक्सोजीनस। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं टाइप ऑफ स्पोर। स्पोर के बारे में हमें अपनी जानकारी बढ़ानी है। हम जब फंजाई को देखते हैं तो उसमें कुछ स्पोर ऐसे मिलते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है और वो पानी में बह सकते हैं, उसे जू स्पोर कहते हैं या मोटाइल स्पोर। कुछ ऐसे होते हैं मतलब स्पोर जो हवा से उड़ के जाते हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं होता, उसे ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। अगर कुछ फ्रूटिंग बॉडी कवर बनाती है साथ के साथ तो हम कहते हैं एंडोजीनस स्पोर है।
बिना कवर के डायरेक्ट बन जाते हैं ऐसे बाहर, उसे एक्सोजीनस स्पोर कहते हैं। विदाउट कवर, क्या है? विदाउट कवर। अब जरा ये देखो, हमने आपको यह भी साथ के साथ बताया है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व होती है। हम यहां पर आपको यह बताएंगे कि स्पोर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं। जरा ध्यान से समझना, मेरे पास ये एक स्पोर है, ये स्पोर हैप्लॉइड है, इसने ये हाइफे बना दिए सारे, इसको या तो माइसीलियम बोल दो। तो ये स्पोर की किससे बने? माइटोसिस से। तो ये माइसीलियम बन गया, इस माइसीलियम पर ये भी हैप्लॉइड है, ऐसे ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई। तो ये एन है और फ्रूटिंग बॉडी भी एन है। ये क्या है बेटा? ये फ्रूटिंग बॉडी है। आ रहा समझ? ये फ्रूटिंग बॉडी है। अब हम यहां पर यह कह रहे हैं कि इस फ्रूटिंग बॉडी पर मेरे पास स्पोर बन गए। मेरे पास क्या बन गए? स्पोर बन गए। अब ये स्पोर दोबारा ऐसे आ जाएंगे। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये समझाने का आपको कि अगर माइसीलियम एन है, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है और स्पोर भी हैप्लॉइड है, ऐसे स्पोर एसेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे हाइफे होते हैं जो बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। हाइफे कैसे बन गए? डिप्लॉयड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो हम ये लिखेंगे, अगर हमारे पास डिप्लॉयड हाइफे हैं और ये कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब बने? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो हाइफे फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे ये, तो ये फ्रूटिंग बॉडी भी उसी के हिसाब से बनेगी भाई। फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगी? सर डिप्लॉयड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? एसेक्सुअल स्पोर का मतलब जो हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पर बने, तो हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पर हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, विच इज एसेक्सुअल। और डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पर हैव डिप्लॉयड स्पोर, उस पे डिप्लॉयड स्पोर है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी आ गई, सही है सर, बढ़िया है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी पर ध्यान सुनिए, डिप्लॉयड है, इस पर जो स्पोर बने हैं वो एन है। मुझे बताना, इधर देख बेटा, इधर देख ध्यान से। सबसे पहले डिप्लॉयड हाइफे कब आएंगे? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हाइफे डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब ये रहे, इस पर फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड है पर स्पोर हैप्लॉयड है, तो उसके लिए क्या होगी? मियोसिस होगी। तो सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर डेवलप करते हैं बाय मियोसिस, डेवलप बाय मियोसिस होंगे, वो भी हैप्लॉयड। हमने यही तो पढ़ा है कि स्पोर हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन अगर डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पर हैप्लॉयड स्पोर बने उन्हें मियोस्पोर, मियो मतलब मियोसिस, मियोस्पोर या सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। इसके भी एग्जांपल है, सेक्सुअल स्पोर के उदाहरण होते हैं, जैसे एस्कोस्पोर, क्या नाम है? एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये नाम है। ये सारे सेक्सुअल स्पोर हैं। नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडी पे बनते होंगे। तो आपको यह समझना पड़ेगा, हम स्पोर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फ्लैजिला होगा, मोटाइल नहीं होगा, ए प्लेनो। कवर के अंदर बनेंगे एंडोजीनस, कवर के बाहर बनेंगे एक्सोजीनस। अगर माइटोसिस से बनेंगे तो हैप्लॉइड होंगे और माइटोसिस से बने एसेक्सुअल। फ्रूटिंग बॉडी भी हैप्लॉइड होनी चाहिए। अगर डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पर माइटोसिस से हैप्लॉइड बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्पोर। सही है, डन है। तो फंजाई के बेसिक्स हमने पूरे पढ़ा दिए। अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ाना है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। बेटा फंजाई को फील कर सकते हो अब आप, मतलब एग्जैक्टली फंजाई में बढ़िया टॉपिक है और मस्त समझा के पढ़ाने का है। पर कुछ बेसिक रूल है, स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होंगे,
माइटोसिस से भी स्पोर बन सकते हैं, मियोसिस से भी बन सकते हैं, पर स्पोर हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर बने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पे हैप्लॉइड स्पोर बने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान से पढ़िए, फंजाई एंजॉय करिए, स्पेशली क्लास 11th वाले, और ड्रॉपर वालों को भी समझ में आएगा कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं समझा के। सारा एनसीईआरटी रीड करो, सारा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।